आज हम लोग सिलोजिस्टिक रूल्स एंड फैलेसी। सिलोजिस्टिक रूल क्या है इसके बारे में, और इन रूल का जो वायलेशन है उससे कोई फैलेसी कमिट होगी उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, साधारणतः क्योंकि ये इन इन रूल के वायलेशन से 6 रूल हैं। ये कितने रूल हैं? 6 रूल के वायलेशन से जो फैलेसी कमिट होगी वो उन फैलेसियों को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल फैलेसी। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म में जो हमारा आर्गुमेंट है उसका जो फॉर्म है उसमें फैलेसी होती है, स्पेसिफिक होती है, इसलिए इसको हम लोग फॉर्मल फैलेसी बोलते हैं। और फैलेसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्पेसिफिक होती है। इसलिए 6 जो रूल्स हैं, 6 रूल का यदि वायलेशन होगा तो आपकी 6 फैलेसी आएंगी। 6, और इसके बाद एक में 2 फैलेसी होती है और पहले में भी 2 होती हैं, तो आप इस हिसाब से 8 फैलेसी आपको टोटल आपके कोर्स में है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी आपका कैटेगरिकल सिलोजिज्म दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म दिया है, उसमें किसी रूल का वायलेशन है या नहीं है। यदि वायलेशन है तो कौन से रूल का वायलेशन है और उससे कौन सी फैलेसी हो रही है। बहुत ही आसान है, बस आपको याद रखना है इसमें कुछ चीजें जिसको आप 6 रूल्स को टिप्स में याद रखिए। तो जो हम लोग पहले रूल से शुरू करते हैं, तो रूल नंबर वन क्या है कि ए वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म मस्ट हैव एग्जैक्टली 4 टर्म। हमने बोला ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म मस्ट हैव एग्जैक्टली 3 टर्म, 4 टर्म नहीं, सॉरी, एग्जैक्टली 3 टर्म, और ईच टर्म यूज्ड एज ए सेम सेंस। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म है उसमें एग्जैक्टली केवल और केवल 3 पद होने चाहिए। फर्स्ट रूल आपको याद रखना बहुत आसान है। हम बोल रहे हैं कि कोई भी यदि कैटेगरिकल सिलोजिज्म है उसमें कितने पद होंगे? 3 पद, 3 टर्म आपको पता है कौन से होते हैं? एक मेजर टर्म, एक माइनर टर्म, और एक थर्ड जो है वो मिडिल टर्म। 3 टर्म के अतिरिक्त यदि कोई टर्म आता है तो वहां पर फैलेसी कमिट हो जाएगी या फैलेसी हो जाएगी। उस फैलेसी का नाम होगा फैलेसी ऑफ 4 टर्म। हिंदी में इस फैलेसी का नाम होगा चतुष्पदीय दोष, अर्थात 4 पदों का दोष। तो पहला नियम बहुत आसान, बहुत सिंपल, कि किसी भी आर्गुमेंट में जब हम आर्गुमेंट बोल रहे हैं तो अंडरस्टूड है हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म की बात कर रहे हैं। ये उसके पीछे आप उसको उसी को कंसीडर कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म क्या होता है हमने आपको बताया। एक उसका स्ट्रक्चर होता है, एक मेजर प्रेमिसेस होगी, एक माइनर प्रेमिसेस होगी और कंक्लूजन होगा, और 3 टर्म होंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म होगा। ठीक है, हम मतलब आधार वाक्य हमारे 2 होंगे और कंक्लूजन 1 होगा। ठीक है, तो ये जब इस तरह के आर्गुमेंट की बात करते हैं तो वो आर्गुमेंट हमारे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंतर्गत आते हैं। तो पहला नियम फिर रिपीट कर रहे हैं हम कि पहला नियम कि कोई भी आर्गुमेंट में, और आसान भाषा में, कोई भी युक्ति में, किसी भी आर्गुमेंट में केवल और केवल 3 पद होंगे। 3 से ज्यादा पद है तो फैलेसी है। उस फैलेसी का नाम है चतुष्पदी दोष या फैलेसी ऑफ 4 टर्म। इसके अलावा एक फैलेसी इसी में और हो जाती है
कि जैसे हमने बोला कि जो पद होगा, मीन्स जो टर्म है हमारा मेजर, माइनर या मिडिल, वो सेम, उसका जो सेंस है वो सब में एक समान रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए सपोज पी टर्म है या मेजर टर्म है, तो पहली प्रिमिसेस में तो उसका सेंस कुछ दूसरा है और दूसरी प्रिमिसेस में कुछ उसका सेंस कुछ दूसरा है, या कंक्लूजन में उसका सेंस कुछ अलग निकल रहा है। तो नहीं, अर्थ भी उनका एक समान रहना चाहिए। तो 3 टर्म होना चाहिए और सबका अर्थ पूरी प्रिमिसेस में एक जैसा होना चाहिए, पूरी प्रिमिसेस और कंक्लूजन दोनों में एक जैसा होना चाहिए। नहीं तो यदि मान लीजिए अर्थ भिन्न भिन्न है, अर्थ अलग अलग है, तब भी एक फैल्सी हो जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं अनेकार्थक, मतलब अनेक अर्थ, जिसके अनेक अर्थ दे रहा है। आपने जैसे कई आपने सिंपल शब्द सुने, सिंपल जो शब्द हैं वो सुने होंगे, चाहे वो साहित्य में हो चाहे आपने इसमें हो, कि उसके 2 अर्थ होते हैं। जैसे कनक, आपने कनक एक सोना सुना होगा ना, कनक को हम सोना भी बोलते हैं और धतूरा भी बोलते हैं। इस तरह से बहुत से, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ऐसे बनाते हैं कि जैसे कहा जाए कि सभी मनुष्य कनक के शौकीन होते हैं, पहला ही हमारी प्रिमिसेस होगी। दूसरा, कुछ मनुष्य कनक से बीमार हो गए, और कंक्लूजन, जो सोने के शौकीन होते हैं वो बीमार होते हैं। इस तरह से हमने एक, मान लीजिए, आर्गुमेंट एक फॉर्म कर दिया। तो देखिए यहां पर आपके देख तो रहे हैं 3 पद कि कनक उसमें भी है, कनक दूसरी वाली प्रिमिसेस में है, लेकिन पहली वाली जो हमारा प्रिमिसेस है उसका अर्थ कनक का सोना है, और नीचे वाली जो हम प्रिमिसेस बोल रहे हैं कि कनक से बीमार हो गए। तो कनक सोना से बीमार हो गए या धतूरे से बीमार हो गए, तो यहां पर कनक का अर्थ भी चेंज हो रहा है। तो पहला बिल्कुल, और इतना सबको यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो सिंपल सी बात समझिए कि पहला नियम, किसी भी आर्गुमेंट में 3 पद होना चाहिए और तीनों का एक अर्थ होना चाहिए, नहीं तो फैल्सी हो जाएगी। उस फैल्सी का नाम है फैल्सी ऑफ 4 टर्म या अनेकार्थक दोष। ठीक है, तो पहला जो हमारा नियम आके आया, जो रूल आया, वो क्या है? फर्स्ट है अवॉइड 4 टर्म, फैल्सी ऑफ 4 टर्म। ये हमारी फैल्सी। पहला रूल कि 4 पदों को आपको अवॉइड करना है, मतलब 3 पद होने चाहिए, और ऐसा नहीं है तो फैल्सी हो रही है। फैल्सी को हिंदी में तर्क दोष, हिंदी में तर्क दोष। ठीक है, या अलग अलग अर्थों में कोई भी टर्म प्रयोग हो रहा है तो वहां पर अनेकार्थक, एम्बिगुअस जो है मीनिंग हो जाएगी उसकी। इसके बाद पहला वाला जो आपको रूल है वो बहुत कम आपके सिलेबस में आएगा, और इस तरह की फैल्सी आपको सामान्यतः इस लेवल पर, आपके बीए के लेवल पर नहीं मिलेगी। ठीक है, आपका जो सेकंड रूल है, जो दूसरा नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम। सेकंड नियम, आप यदि आपके हर बुक में भी है, बुक में नहीं होगा तो आपको हम कहिए तो हम लिख भी रहे हैं और भेज भी देंगे आपको। सब हिंदी की किताबों में भी है और इंग्लिश की किताबों में है, सब नियम है 6 रूल। तो सेकंड रूल बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म एट लीस्ट 1 प्रिमिसेस। डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म इन एट लीस्ट 1 प्रिमिसेस, मतलब
डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म इन एट लीस्ट वन प्रेमिसेस। मिडिल टर्म हम अब जान रहे हैं क्या होता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब एम। एम कहां पे होगा? हमेशा आप देखिए, अब याद कीजिए फिगर, जो आपकी 4 फिगर थी उनको याद कीजिए। तो मिडिल टर्म हमेशा, मिडिल टर्म का एग्जिस्टेंस आपको कहां मिलेगा? आधार वाक्यों में, प्रेमिसेस में मिलेगा। तो दूसरा नियम हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि दूसरा नियम किससे संबंधित है? प्रेमिसेस से संबंधित है, आधार वाक्यों से। तो मिडिल टर्म क्योंकि आधार वाक्यों में होता है, तो आपको बोल रहा है कि मिडिल टर्म एट लीस्ट वन टाइम डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कहां? प्रेमिसेस में। हिंदी में इसको बोले हैं कि आधार वाक्य, सॉरी, मध्यम पद को आधार वाक्यों में कम से कम एक बार व्याप्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, इसका वायलेशन हो रहा है इस नियम का, तो आपकी फैल्सी हो जाएगी। उस फैल्सी का नाम हम लिख देंगे, दूसरे नियम की जो फैल्सी होगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। हिंदी में दूसरे फैल्सी का नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, अव्याप्त मध्यम पद। अव्याप्त मध्यम पद का नियम का दोष। दूसरी फैल्सी नहीं होगी, मतलब आपकी दो यदि आधार कुछ भी है, एमपी है, एमएस है, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रेमिसेस, सेकंड प्रेमिसेस, और इसमें जो मिडिल टर्म है वो बोल रहा है कि एट लीस्ट वन टाइम डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का नियम आपको हमने बताया है पहली क्लास में। इसके बाद आज फिर हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपको आ गया है मेमोरी में याद करने के लिए। हमने शॉर्टकट बताया था आपको कि क्या लिखना है। बस केवल इस शब्द को आप पकड़े रहिए, ऐसे बिनोब, कैसे भी याद रखिए, ऐसे बिनोब, ऐसे बिनोब। क्या कहने का आशय है? ए प्रपोजिशन में एस फॉर सब्जेक्ट, ए प्रपोजिशन में सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। ई प्रपोजिशन में बी फॉर बोथ, बोथ मीन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ, बी फॉर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट टर्म। ए प्रपोजिशन में सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, ई प्रपोजिशन में बोथ, बी, बी लिखा है ना, एस ए बी, नो पे, बी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों। ई में सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों व्याप्त होता है। आई में एन और नन, कोई नहीं, नाइदर पी, सॉरी, नाइदर एस नॉर पी, ना तो उद्देश्य ना विधेय। आई तर्क वाक्य में कोई भी पद व्याप्त नहीं होता है, चाहे वो उद्देश्य पद हो या विधेय पद हो, एस हो चाहे पी हो, कोई भी नहीं। और ओ प्रपोजिशन में पी, पी फॉर प्रेडिकेट, तो ओ प्रपोजिशन में केवल पी विधेय पद ही व्याप्त होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, व्याप्तता का नियम। व्याप्त या वितरण, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन आप बता रहे हैं इस नियम से कि कौन सा टर्म कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो आपको ये जरूर शॉर्ट में ही याद कर लीजिए, इसकी उपयोगिता बहुत है, बिना इसके आप फैल्सी को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमने शुरू में भी बताया, अभी भी, कि ऐसे बिनोब किसी तरह से आप याद कर लीजिए कि ए तर्क वाक्य में सब्जेक्ट, ई तर्क वाक्य में दोनों, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट,
आई तर्क वाक्य में कोई नहीं, ना तो सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट, और ओ तर्क वाक्य में केवल विधेय, केवल प्रेडिकेट टर्म व्याप्त होता है। ठीक है, अब हम रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पहला रूल देखा कि किसी भी वैध निरपेक्ष न्याय वाक्य में केवल और केवल 3 पद होने चाहिए और सेम अर्थ में होना चाहिए, एक समान अर्थ में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो फैल्सी हो जाएगी। कौन सी फैल्सी? फैल्सी ऑफ फोर टर्म या अनेकार्थक दोष, अनेक अर्थ निकल रहे हैं उसका दोष। दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है, हमने बताया ये नियम कहा, हमने बोला कि किससे? प्रेमिसेस से रिलेटेड है, क्योंकि मिडिल टर्म की पोजीशन प्रेमिसेस में होगी। तो दूसरा नियम कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिडिल टर्म इन एट लीस्ट वन प्रेमिसेस, जो मध्यम पद है वो कम से कम एक बार व्याप्त होना चाहिए। यहां पर हम बोल रहे हैं एट लीस्ट वन टाइम बोल रहा है, कम अनिवार्य, जो इसकी नेसेसरी कंडीशन हुई कि कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, एक से अधिक बार भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको केवल याद रखना है कि एटलीस्ट वन टाइम, 2 टाइम भी हो सकता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी अनिवार्य शर्त है, नेसेसरी कंडीशन है कि एटलीस्ट वन टाइम डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो फैल्सी हो जा रही है। उस फैल्सी को हम लोग बोल रहे हैं कि फैल्सी का नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, अव्याप्त मध्यम पद का नियम। इसके बाद हम तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल, रूल नंबर 3, ये क्या है? कंक्लूजन। दूसरा नियम प्रेमिसेस से रिलेटेड है और तीसरा नियम आपको फोकस करना है किससे रिलेटेड है? कंक्लूजन से। कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन में कितने पद हैं? कंक्लूजन में 2 पद, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो मतलब इसके 2 नियम हो गए, तीसरे नियम का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, 2 नियम। कैसे? जैसे नियम बहुत आसान है, कह रहा है कि कंक्लूजन का कोई भी टर्म, ध्यान से सुनिए, कंक्लूजन का कोई भी पद या कोई भी टर्म जो यहां पर व्याप्त है, मतलब कंक्लूजन का कोई भी टर्म जो निष्कर्ष में व्याप्त है, या निष्कर्ष का कोई भी पद जो निष्कर्ष में व्याप्त है, उसे कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? प्रेमिसेस में। आधार वाक्यों में व्याप्त होना चाहिए। आधार वाक्य हमारे 2 हैं। तो यदि कोई टर्म, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे प्रेडिकेट हो, यदि निष्कर्ष में व्याप्त है तो आधार वाक्य में भी व्याप्त होना पड़ेगा। यदि नहीं ऐसा हो रहा है, इस रूल का वायलेशन हो रहा है, तो आपको क्या है? फैल्सी हो जाएगी। वो 2 तरह की फैल्सी हो जाएगी। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इसमें क्योंकि 2 टर्म है, इसका नाम है क्या है? मेजर टर्म, और इसका नाम है माइनर टर्म। ठीक है, तो सपोज यहां पर यदि कह रहा है कि पी डिस्ट्रीब्यूट है निष्कर्ष में, किसी भी बैलेट सिलोजिज्म में, कंक्लूजन में यदि कोई पद डिस्ट्रीब्यूट है, कोई मतलब हम यहां पर मान रहे हैं कि पी डिस्ट्रीब्यूट है, अर्थात मुख्य पद यहां पर व्याप्त है, तो कह रहा है रूल कि यदि यहां व्याप्त है तो आपको आधार वाक्य में भी व्याप्त होना पड़ेगा। पी यहां व्याप्त है तो कोई भी यहां पर फिगर बनती है हमारी, एमपी आ रहा है या एसएम आ रहा है, तो कह रहा है ये पी यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फैल्सी हो जाएगी। तो पहली यही मान लो
मेजर वाली फैल्सी हो जाएगी। यदि यहाँ पर पी डिस्ट्रीब्यूट है और आधार वाक्यों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो पी की फैल्सी हो जाएगी। आप याद रखिए, पी पी मतलब मुख्य पद की फैल्सी हो जाएगी। तो उसका नाम लिखेंगे आप कि अनियमित मुख्य पद का दोष। तो पहली पी वाली फैल्सी का नाम हो गया इलिसिट मेजर टर्म। हाँ, देखिए फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, तीसरा नियम, दूसरा और तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम प्रेमिसेस से रिलेटेड था, तीसरा नियम कंक्लूजन से रिलेटेड है। तो आप बस इतना याद रखिए, कंक्लूजन से रिलेटेड है। कंक्लूजन में दो पद हैं, जो पद कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है उसे प्रेमिसेस में भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, बस। तो कंक्लूजन में यदि पी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आपको प्रेमिसेस में भी डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फैल्सी है, और उस फैल्सी का नाम है इलिसिट मेजर टर्म फैल्सी। क्या मतलब कि यदि निष्कर्ष का विधेय पद निष्कर्ष में व्याप्त है और आधार वाक्यों में व्याप्त नहीं है तो उस फैल्सी का नाम है अनियमित मुख्य पद का दोष। ठीक, इसके बाद सेम चीज यहां पर क्या हुआ कि यदि निष्कर्ष का सब्जेक्ट टर्म मतलब अमुख्य पद, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं आर्गुमेंट में, अमुख्य पद ना, माइनर टर्म। तो निष्कर्ष का उद्देश्य पद, या इसको आर्गुमेंट में जब कहेंगे तो निष्कर्ष का एस यहां पर व्याप्त है, मतलब कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है और आधार वाक्य में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो फैल्सी हो जाएगी। उस फैल्सी का नाम होगा एस वाली फैल्सी। एस वाली फैल्सी का क्या नाम है? जैसे हमने यहां पर लिखा इलिसिट मेजर टर्म, तो यहां पर लिख देंगे इलिसिट माइनर टर्म। एस की फैल्सी का नाम होगा इलिसिट माइनर टर्म, फैल्सी ऑफ, ठीक है, वो तो फैल्सी ऑफ इलिसिट माइनर, और यहां पर थी फैल्सी ऑफ इलिसिट मेजर। हिंदी में इसको बोलेंगे अनियमित अमुख्य पद। एक बार और आप लोग कंसंट्रेशन से कर लीजिए, बस ये जो हम बोल रहे हैं उसी को आपको फोकस करना है कि निष्कर्ष में जो भी पद व्याप्त हो, चाहे वो एस चाहे पी, यदि यहां निष्कर्ष में व्याप्त है तो आधार वाक्य में भी व्याप्त होगा। नहीं हो रहा तो फैल्सी हो जा रही है। पी निष्कर्ष में व्याप्त है और आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है तो पी की फैल्सी, मुख्य पद की फैल्सी। और यदि एस निष्कर्ष में व्याप्त है और आधार वाक्यों में व्याप्त नहीं है तो एस की फैल्सी, मतलब अमुख्य पद की फैल्सी। तो तीसरे नियम के दो पार्ट हो गए, एक फैल्सी ऑफ इलिसिट मेजर और दूसरी फैल्सी ऑफ इलिसिट माइनर। तीसरा नियम बहुत ही हमने बोला महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम अगले नियम की ओर बढ़े। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कह रहा है, बहुत आसान, कह रहा है किसी भी वैलिड सिलोजिज्म में, किसी भी वैलिड सिलोजिज्म में दो निषेधात्मक आधार वाक्य नहीं हो सकते। बस इतना सा नियम। टू नेगेटिव प्रेमिसेस नहीं हो सकती। अब क्या बोला हमने? निषेधात्मक,
निषेधात्मक प्रेमिसेस कौन कौन सी होती हैं, या निषेधात्मक प्रपोजिशन आप जानते होंगे कौन कौन सी है? निषेधात्मक कौन कौन सी है? ई और ओ। ये क्या है? ये निगेटिव है। तो चौथा रूल है वो क्या कह रहा है कि टू नेगेटिव प्रेमिसेस कैन नॉट बी एग्जिस्ट टुगेदर। एक साथ दो निषेधात्मक प्रेमिसेस नहीं हो सकते, मतलब ई और ए का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अर्थात ई ई, ई ओ ई और ओ ओ यदि आधार वाक्य हैं इस कंडीशन में, क्या क्या? ई ओ ई ओ। इस तरह से यदि कह रहा है कि आपके आधार वाक्य हैं ओ है, ई है, ई ओ है, ओ ई है, तो वो फैल्सी वहां पर हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता वैलिड सिलोलॉजी में। और इस फैल्सी का नाम उन्होंने दिया, क्या दिया? एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस। हिंदी में इस फैल्सी का नाम है नहीं तो रूल है एवॉइड टू नेगेटिव प्रेमिसेस। टू नेगेटिव प्रेमिसेस, वन हो सकती है, टू नेगेटिव प्रेमिसेस। और यदि ऐसा है, ये हो रही है, इसका रूल का वायलेशन हो रहा है, तो एक्सक्लूसिव। फैल्सी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस। हिंदी में इसका नाम थोड़ा सा निषेधात्मक आधार वाक्यों का दोष। चौथा नियम फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि दो निषेधात्मक प्रेमिसेस नहीं हो सकती। यदि ऐसा हो रहा है तो वो फैल्सी है। किसकी फैल्सी है? सेम नाम, दो निषेधात्मक आधार वाक्यों का दोष। इंग्लिश में एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस का दोष, फैल्सी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस। निषेधात्मक आधार वाक्य हमने बता दिए कौन कौन से, ई और ओ का कॉम्बिनेशन या सेम नहीं होना चाहिए। ठीक। पांचवा जो रूल है, चौथे रूल का एक्सटेंशन है, फोर्थ रूल का ही समझ लो एक्सटेंशन है वो। पांचवा नियम जो है, रूल फिफ्थ, यहां पे था टू नेगेटिव प्रेमिसेस, चौथे में था कि टू नेगेटिव प्रेमिसेस नहीं हो सकती भाई। पांचवा नियम और आसान है, वो कह रहा है कि नहीं मान रहे हो, मान लो एक नेगेटिव प्रेमिसेस रख भी रहे हो, कह रहा है कि यदि एक मान ले, नहीं हम आपकी बात मान रहे हैं, और ये यहां पर एक प्रेमिसेस हो गई, नेगेटिव प्रेमिसेस है, नेगेटिव प्रेमिसेस है, तो कह रहा है कि यदि नेगेटिव प्रेमिसेस है, नहीं मान रहे हो, तो आप कह रहे हैं कि कंक्लूजन को भी नेगेटिव कर दीजिए। सीधा सीधा मतलब हुआ कि यदि कोई भी आधार वाक्य निषेधात्मक है, आधार वाक्य, क्योंकि हमने आपको बताया कि कंक्लूजन के पहले की बात है, कोई भी आधार वाक्य यदि निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा, ये नियम है। इफ एनी प्रेमिसेस इज नेगेटिव then conclusion must be negative. Fifth rule है, if any one premises is negative then conclusion must be negative. वायलेशन पर क्या होगा? फैल्सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हम नेगेटिव प्रेमिसेस फ्रॉम ड्रॉइंग ए कंक्लूजन फ्रॉम अफर्मेटिव प्रेमिसेस, या ड्रॉइंग ए नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अफर्मेटिव प्रेमिसेस। निषेधात्मक आधार वाक्य से स्वीकारात्मक निष्कर्ष। हम कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए यहां पर ओ है, ए है,
तो कंक्लूजन क्या होगा? पांचवें नियम में कह रहा निगेटिव होना चाहिए, चाहे वो ओ हो जाए या ई हो जाए। पांचवा नियम कह रहा है कि यदि कोई भी प्रिमिसेस निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा, सिंपल सा रूल। यदि ऐसा नहीं है तो फैल्सी हो जाएगी। फैल्सी क्या हो जाएगी? निषेधात्मक आधार वाक्य से स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालने का। ड्रॉइंग ए अफर्मेटिव कंक्लूजन, हमने सॉरी पहले लग रहा है निगेटिव बोल दिया। ड्रॉइंग ए अफर्मेटिव कंक्लूजन मतलब अफर्मेटिव में हम या फिर ए ड्रॉ करेंगे या आई ड्रॉ करेंगे। तो कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, अफर्मेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। कहां से? फ्रॉम नेगेटिव प्रेमिसेस से। ये नेगेटिव प्रेमिसेस है हमारी, मान लो, ठीक है। नेगेटिव प्रेमिसेस से हम ये वाला कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, ए और आई का कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात है कि यदि नेगेटिव प्रेमिसेस है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा, बस। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फैल्सी हो रही है। और फैल्सी क्या हो रही है? हम निषेधात्मक आधार वाक्य से स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकाल रहे हैं। हम नेगेटिव प्रेमिसेस से अफर्मेटिव कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं और यही फैल्सी है। ड्रॉइंग ए अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम द नेगेटिव प्रेमिसेस, तो फैल्सी का नाम भी यही है। क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रेमिसेस। ऐसा नहीं हो सकता। 6 रूल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा और पांचवा एक जैसा रूल है, कैसे याद रखेंगे? पहला रूल आपको 4 टर्म वाला है, दूसरा रूल आपको हमने बताया कि आधार वाक्यों वाला है, आधार वाक्य में मिडिल टर्म होता है तो मिडिल टर्म वाला है। तीसरा रूल निष्कर्ष वाला है, निष्कर्ष में 2 पद हैं, एक एस एक पी, मतलब एक माइनर एक मेजर, तो मेजर और माइनर वाले दोष हैं। चौथे में नेगेटिव वाले दोष, नेगेटिव प्रेमिसेस नहीं हो सकती। और पांचवा चौथे का एक्सटेंशन है कि यदि मान लो है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। तो 5 नियम को किसी तरह से आप किसी टिप्स से याद रखिए, बस सीक्वेंस याद रखेंगे, आपको कभी गलती नहीं होगी। और छठवां जो रूल है वो बहुत आसान है। रूल नंबर 6 कह रहा है कि फ्रॉम टू यूनिवर्सल प्रेमिसेस। हर रूल में टर्म जो यूज हो रहा है, कहीं यूनिवर्सल हो रहा है, कहीं नेगेटिव हो रहा है, कहीं पर्टिकुलर हो रहा है, तो इन शब्दों को भी आपको ध्यान रखना है। सिमिलर नहीं है कोई भी चीज। यहां पर बात हो रही है, देखिए, टू यूनिवर्सल प्रेमिसेस। अब कहीं पे नेगेटिव की बात हुई थी तो नेगेटिव अलग हो गए, यूनिवर्सल का मतलब अलग हो गया। यूनिवर्सल में कौन कौन सी आ गई? ए और ई। तो 6 रूल है कि फ्रॉम टू यूनिवर्सल premises no particular conclusion can be drawn from universal premises